वेलकम बैक अगेन। सो हम अप्रैल की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे और लास्ट जो हमने थर्ड वीडियो पढ़ा था उसमें हमने राष्ट्रीय परिदृश्य तक की खबरों को देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। और ये क्योंकि छोटा ही टॉपिक है, एक पेज में ही सारी न्यूज़ कंपाइल्ड है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम आर्थिक परिदृश्य को भी आज साथ में ही पढ़ लेंगे। यानी इकोनॉमिक वाला परिदृश्य और अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी, ये दोनों ही हम साथ में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पेस से रिलेटेड क्या न्यूज़ है जो हमको पढ़नी है। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आपने पढ़ ही लिया होगा उस न्यूज़ को, कि इसरो ने जो है अभी 36 सैटेलाइट्स को का सफल परीक्षण किया है। तो अपना खुद का एक LVM-3 रॉकेट है, उसके द्वारा ये जो 36 जो सैटेलाइट्स है, उपग्रह है, इसको लॉन्च किया है। तो LVM-3 जो ये रॉकेट है, ये 5000 किलोग्राम के लगभग है और इसकी मतलब कुछ फीचर्स हैं ये, और 643 टन वजनी है। और इसने जो है अभी ब्रिटेन का एक नेटवर्क एक्सेस कंपनी है जिसका नाम है वन वेब ग्रुप इसका नाम है, तो उसके 36 जो ये उपग्रह है उसको लॉन्च किया है। तो देखिए, हालांकि इसका करार तो है कि भाई 72 सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है, लेकिन अभी इसने 36 जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च किया है। और ये एक तरीके से क्या है कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है। जब आप फिजिकल फॉर्म में मैगजीन खरीदें तो आप इन चीज़ों को ही अंडरलाइन करें, ताकि जब आप सेकंड रिवीजन लेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वही पढ़ने को मिले। सब चीज़ों को जो है अंडरलाइन नहीं करना है, और जो लेस इंपॉर्टेंट लगती है आपको, जो आप और फिल्टर करें, उनको तो आप जस्ट ऐसे बड़ा कट लगाया कीजिए ताकि आपको वो सारी चीज़ें ना पढ़नी पड़े। अच्छा, देखिए कि इसरो के अंदर एक ब्रांच है इसरो की, जो कि उसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अगर आप काफ़ी टाइम से मेरे से जुड़े हुए हैं, मतलब क्रोनोलॉजी आप पढ़ रहे हैं मुझसे, तो आपने पढ़ा होगा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि इसरो की एक कमर्शियल ब्रांच है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो वो जो ब्रांच है उसने ये कमर्शियल जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो उसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो आपके इस संस्था के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। तो अब ये 36 जो उपग्रह हैं ये किसके हैं, तो वन वेब के हैं, जो कि ब्रिटेन की एक नेटवर्क एक्सेस कंपनी है। ठीक है, बस इसमें इतनी ही काम की बात थी। अब चलते हैं सेकंड न्यूज़ पे। सेकंड न्यूज़ है चंद्रयान-3 मिशन को लेकर के। तो देखिए, ये जो चंद्रयान-3 मिशन है, इसके लिए इसरो ने एक अपना नया इंजन है, C-20 इंजन जो है उसका सफल परीक्षण किया है। C-20 जो इसका इंजन है, इसका जो फ्लाइट एक्सेप्टेंट हॉट टेस्ट होता है एक उड़ान स्वीकृति ताप परीक्षण, उसका इसका टेस्ट किया गया है। और C-20 एक स्वदेशी C-20 के बारे में अगर हम कुछ पढ़ें तो ये C-20 जो इंजन इसमें यूज़ होगा वो एक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है, जिसके के अंदर लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर जो है वो विकसित किया गया है। तो ये इसरो का ही है, और चंद्रयान-3 मिशन को लेकर के ये कुछ नया अपडेट था इसके अंदर। इसको आप पढ़ सकते हैं, जनरल न्यूज़ के लिए पढ़ सकते हैं, बाकी एग्जाम के हिसाब से तो कुछ इसमें काम का है नहीं। फिर चलते हैं हम डिफेंस टेक्नोलॉजी पे। डिफेंस टेक्नोलॉजी में एंड्रोथ को लेकर के मैंने आपको सुबह का मतलब है जो फर्स्ट वीडियो हमने पढ़ा था, जो मासिक घटनाओं का सार संग्रह, उसमें मैंने बहुत डिटेल में और पिक्चर के साथ में आपको बताया था। पहली न्यूज़ ये थी एंड्रोथ को लेकर के, कि जो कोलकाता की हुगली नदी है वहाँ पर इस INS एंड्रोथ को अभी लॉन्च किया गया है। और इसको ये है क्या, एक्चुअली ये है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। ये पेट्रोलिंग का काम भी करेगी ये एक तरीके से, और जो दुश्मन की जो सबमरीन्स होती है उसको नष्ट करने का कार्य भी इसके द्वारा करवाया जाएगा। तो इसको जो निर्माण है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसका जो है साइलेंट हंटर्स भी इसको नाम दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये जो है कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन, माइन बिछाने के काम वगैरह जो है, निगरानी करना, खोज करना, हमला, ये सब करने में भी ये सक्षम है। तो ये इसके बारे में है। और कुछ एक चीज़ ये है कि तटीय सीमाओं पर दुश्मनों की जो पनडुब्बियां हैं उसका पता लगाने में भी जो है ये काफ़ी कारगर साबित होगी। तो इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन मैं इसमें और एड ऑन करती हूँ कि इसमें जो है 8 सीरीज़ जो है इसकी डेवलप की गई है। ये जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, इसकी 8 सीरीज़ लॉन्च की गई है। उसके अंदर पहली जो सीरीज़ का INS था उसका नाम था INS अर्नाल, और सेकंड जो ये है वो है INS एंड्रोथ। तो ये दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा, INS अर्नाल और INS एंड्रोथ। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। वो है स्वदेशी सीकर और बूस्टर से लैस ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल के काफ़ी परीक्षण किए जाते हैं, और अभी इसके अंदर नौसेना ने पहली बार देश में ही बना हुआ सीकर और बूस्टर जो है उसका जो है
उससे किस प्रकार से जो है स्ट्राइक रेट इंक्रीज़ होता है इसका ब्रह्मोस का, उसका सफल परीक्षण किया है। तो अरब सागर के अंदर इसका परीक्षण किया गया है। और क्या बातें हैं इसमें देखिए, स्वदेशी सीकर और बूस्टर का डिज़ाइन जो है वो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। जितने भी डिफेंस के होते हैं वो डीआरडीओ के द्वारा ही होते हैं बेसिकली। फिर देखिए, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल ने उक्त एंटी शिप संस्करण के परीक्षण के दौरान 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज से उड़कर लक्ष्य पर सटीक हमला किया है। तो बस इसमें तो यही इंपॉर्टेंट बातें और कुछ भी नहीं। तो अगर मैं इसमें से पूरी बात बताऊं तो क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो एक इसरो वाला आप ध्यान रख सकते हैं, और एक एंड्रॉथ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा एंड्रॉथ के बारे में, आईएनएस एंड्रॉथ। और ये 2 न्यूज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी ये यहीं पर फिनिश होता है। अब पढ़ेंगे हम आर्थिक परिदृश्य को, ये भी काफ़ी इसमें भी कम खबरें हैं, एक ही पेज है पूरा फ्रंट और बैक वाला। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, इसके अंदर सबसे पहली खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार जो संघ है, आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है, उसका एक क्षेत्रीय जो कार्यालय है, रीजनल ऑफिस है, वो भारत के दिल्ली के अंदर खोला जाएगा। दिल्ली का जो मेहरौली जो जगह है वहाँ पर उसको खोला जाएगा। तो क्षेत्रीय कार्यालय और एक नवाचार केंद्र, इनोवेशन सेंटर भी जो है वो भारत के अंदर खोला जाएगा। तो इसका प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है, और इसी उद्घाटन में उन्होंने अपना भारत 6G विज़न डॉक्यूमेंट भी जो है वो प्रस्तुत किया है। अब इसमें क्या क्या है, तो देखिए इसके अंदर जो है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो दूरसंचार संघ क्षेत्र है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर होगा, दिल्ली के मेहरौली में स्थापित करेंगे, जिसका नाम हो सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेट्रिक्स। भारत के द्वारा ही पूरी तरीके से वित्त पोषण होगा, फाइनेंस पूरा भारत करेगा इसमें देखिए, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, जो हमारे पड़ोसी जो राष्ट्र हैं, उनको हम यहाँ पर जो टेलीकम्युनिकेशन की सेवा हैं वो प्रदान करेंगे। इससे हमारे राष्ट्रों के बीच में समन्वय बढ़ेगा और एक दूसरे को आर्थिक लाभ जो है वो इसमें हो पाएगा। भारत का 6G विज़न डॉक्यूमेंट और 6G टेस्ट बेड क्या है, तो ये जो 6G विज़न डॉक्यूमेंट है, इसमें देश में नवाचार, क्षमता निर्माण, तेज़ी से प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए एक सक्षमता वाला भरा वातावरण जो है वो प्रदान करना होगा। मतलब एक विज़न डॉक्यूमेंट दिया है इन्होंने, अपना फ्यूचर का एक ब्लूप्रिंट दिया है कि हम कैसे कार्य करेंगे। टेक्नोलॉजी को लेकर के ये कहते हैं कि भाई हम जो है टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप तैयार किया जाएगा, जिसका गठन जो है यहाँ पर होगा। और 6G टेस्ट बेड एकेडमिक संस्थानों की स्थापना, उद्योग, स्टार्टअप, एमएसएमई आदि को उभरती आईसीटी प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। तो ये सारे कार्य जो है वो इस विजन डॉक्यूमेंट में दिए गए हैं। उसके अलावा इन्होंने एक बात और कही है कि कॉल बिफोर यू डिग, ये भी इन्होंने कहा है कि इस अवसर पर कॉल बिफोर यू डिग जो है, इस ऐप का भी शुभारंभ इन्होंने किया है। इस ऐप के माध्यम से क्या होगा कि ऐसी परिकल्पना की है कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी जो अंतर्निहित संपत्तियों को होने वाला जो नुकसान है, तो उससे जो संपत्तियों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए जो है इस ऐप को बनाया गया है। तो कॉल बिफोर यू डिग जो है, ये भी एक जो है टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड ही एक एप्लीकेशन है जो कि इन्होंने लॉन्च की है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है सिंगापुर को लेकर के। सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है उसको सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है। एयरपोर्ट का नाम है चांगी एयरपोर्ट, और ये स्थान किसने दिया है, तो देखिए ये जो है ये स्थान दिया है ब्रिटेन की एक समीक्षा रेटिंग कंपनी, जिसको कह सकते हैं रैंकिंग साइट है, जिसका नाम है स्काई ट्रैक्स। ठीक है, स्काई ट्रैक्स ये इसका नाम है। और इन्होंने ये समीक्षा में कहा है कि चांगी एयरपोर्ट जो है सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है पूरे वर्ल्ड का, और ये 12वीं बार है, 12th टाइम है, जबकि सिंगापुर के इस एयरपोर्ट को जो है इसमें नॉमिनेट बार बार किया जाता है, और 12वीं बार इसको नॉमिनेट किया है। सेकंड स्थान की बात करें तो दोहा जो है, कतर के अंदर पड़ता है दोहा, तो वहाँ का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको सेकंड पोजीशन मिला है। और उसके अलावा देखें तो भारत के कुछ हवाई अड्डे हैं, जैसे दिल्ली का, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, ये जो है कुछ इनको भी स्थान यहाँ पर दिए गए हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7 राज्यों के अंदर पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी दी है। तो पहले तो ये देखते हैं कि ये 7 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। तो ये 7 राज्य यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश है इसके अंदर, और मध्य प्रदेश है, और गुजरात है, यानी कि राजस्थान के पास वाले हैं, और महाराष्ट्र है। उसके अलावा साउथ के देखेंगे तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक है। अब इसमें क्या किया जाएगा, पहला तो ये देखिए कि पीएम मित्र योजना जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल।
यानी कि टेक्सटाइल उद्योग जो है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे कि भाई इस उद्योग में आने वाले जो व्यक्ति हैं उनको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि वहाँ पर जाकर के वो सभी इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके। कॉमन प्रोसेसिंग हाउस बनाए जाएंगे, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाएंगे ताकि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं जो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से निकलते हैं उनके लिए जो है एक निकास की सुविधा रह सके। अन्य टेक्सटाइल संबंधी जो सुविधाएं होती है जैसे डिज़ाइन सेंटर्स होते हैं, टेस्टिंग सेंटर्स जो होते हैं वो भी इस्टेब्लिश करके दिए जाएंगे ताकि जो ये टेक्सटाइल वाला जो उद्योग है इसको आगे और बढ़ाया जा सके। अब देखिए इसमें क्या क्या भाई पैसे वगैरह फंडिंग वगैरह कितना क्या कर रही है सरकार, तो इसमें देखिए कुल जो एक्सपेंडिचर है वो 4000 करोड़ के लगभग है और बजट के अंदर भी इन्होंने इसका आवंटन किया है, 200 करोड़ का आवंटन किया है। तो 2026 से 27 तक जो है इन पार्कों की स्थापना यहाँ पर कर दी जाएगी। उसके अलावा पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है इसमें 5F जो है वो कहा गया है। 5F को इन्होंने यहाँ पर इंकित किया है। तो 5F क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फार्म टू फाइबर, खेत से फार्म टू फाइबर, एंड फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, एंड फैशन टू फॉरेन। यानी कि फार्म से लेकर के मतलब जहाँ से प्रोसेसिंग हो रही है वहाँ से लेकर के एक्सपोर्ट करने तक का जो है विज़न यहाँ पर दिया गया है। और इसमें मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड एक बेहतरीन इसके अंदर उदाहरण इसमें दिया जाएगा। देश का पहला पीएम मित्र जो पार्क है वो कहाँ पर बनाया गया है, तो इसकी स्थापना तमिलनाडु के जो जिला है विरुधुनगर के अंदर जो है वो इसकी स्थापना की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप स्टार लगा सकते हैं। देश का पहला पीएम मित्र पार्क जो है वो तमिलनाडु का जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है विरुधुनगर, वहाँ पर इसको बनाया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम को लेकर के। अब देखिए ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम क्या है। देखिए केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसा चाहती है कि हम जो है हमारे जो हमारे ये पोर्ट्स होते हैं उनको ग्रीन शिप का वैश्विक केंद्र बनाएं। तो हमारे यहाँ पर जो कार्बन न्यूट्रल की बात है उसको मतलब बहुत सीरियसली हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये हमारा एक वैश्विक क्या कहते हैं उसको, हमारा एस्पायरेशन है कि हम 2025 तक तो जितने भी हमारे बंदरगाह हैं वहाँ पर जो है ग्रीन ट्रक जो है उसको इस्टेब्लिश कर लें, यानी कि वहाँ पर कार्बन उत्सर्जन बहुत कम से कम हो। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो हैं उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र जो ग्रीन पोर्ट और शिपिंग से संबंधित जो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है, एक्सेलेंस है, सेंटर फॉर एक्सेलेंस है, उसका उद्घाटन किया है गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। तो यहाँ पर जो है ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम का जो उत्कृष्ट सेंटर है उसको यहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये देश का पहला नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग होगा ये। और यहाँ पर देखिए कि बंदरगाहों ने वर्ष 2030 तक प्रति टन कार्गो के कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करने का लक्ष्य भी यहाँ पर रखा गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये ग्रीन ट्रक वाला जो प्रोग्राम है इसका उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम से किया गया है और लक्ष्य क्या है कि 2025 तक जो है हम सभी बंदरगाहों पर ये काम शुरू कर दें कि वहाँ पर जो हमारा कार्बन एमिशन है उसको हम सबसे कम कर सकें। फिर देखिए देश का जो पारादीप पोर्ट है, दीनदयाल पोर्ट है और VO चिदम्बरम पोर्ट है, इनको हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किए जाने को लेकर के भी बातें की गई हैं। अब चलते हैं हम कुछ वन लाइनर फैक्ट्स को लेकर के, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो आयकर विभाग है उन्होंने क्या किया है कि जो इनकम टैक्स देने वाले जो लोग हैं, करदाता हैं हम, तो उनकी सुविधा के लिए जो है वार्षिक सूचना का जो विवरण होता है, जो एनुअल आप जो एक विवरण देते हैं, करदाता सूचना सारांश जो देते हैं TIS, उसकी जानकारी देखने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है AIS फॉर टैक्स पेयर्स। तो ये मोबाइल ऐप है और इनकम टैक्स विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय रेलवे ने कहा है कि हम जो है किस ईयर तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बन जाएंगे, यानी कि ज़ीरो कार्बन जो है उत्सर्जन एमिशन हम करेंगे। तो टारगेट इन्होंने रखा है 2030 तक जो है इंडियन रेलवेज़ भी जो है अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बनाने की कोशिश में है। फिर देखिए जो ICAR है यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो है हमारा, उसने एग्री यूनिफेस्ट का आयोजन कहाँ पर अभी हाल ही में किया है, तो बेंगलोर कृषि विश्वविद्यालय जो कर्नाटका में है वहाँ पर किया है। फिर है भारतीय रेलवे अहमदाबाद जो है, तो भारतीय रेलवे अहमदाबाद गुजरात से मुंबई तक 508 किलोमीटर के मार्ग पर देश की पहली बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है। ये बुलेट ट्रेन कब तक अपनी सेवाएं देगी, तो 2026 तक से जो है अपनी सेवाओं को ये स्टार्ट करेगी। फिर देखिए मैकर्फी एनर्जी किस देश की कंपनी है जिसने लार्सन एंड टर्बो के साथ में इलेक्ट्रोलाइजर
के विनिर्माण को लेकर के समझौता किया है, तो ये फ्रांस की कंपनी है। और फिर देखिए 2008 में वॉशिंगटन म्यूचुअल के पतन के बाद हाल ही में अमेरिका के कौन से बैंक का पतन या दिवालिया जो है बैंक घोषित हुआ है, तो सिलिकॉन वैली बैंक है अमेरिका का, जो कि अभी हाल ही में जो है दिवालिया घोषित किया गया है। फिर है ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग में स्विसकॉम के बाद में टेलीकॉम कंपनी का कौन सा दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है जो सेकंड नंबर पे यहाँ पर आता है, तो वो है रिलायंस जियो। फिर देखिए जो तुअर दाल होती है उसको लेकर के, उसके भंडारण की स्थिति को लेकर के केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई है, वो किसकी अध्यक्षता में है, तो निधि खरे जो है उनकी अध्यक्षता में इसको बनाया गया है। और आज का लास्ट जो है वन लाइनर वो ये है कि केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन जो विभाग है उसके जो मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने कितनी मोबाइल वेनेटरी यूनिट का फ्लैग ऑफ एंड टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो है वो लॉन्च किया है, तो 520 यूनिट्स जो है उनके लिए जो है इन्होंने ये टोल फ्री नंबर जो है लॉन्च किया है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आर्थिक परिदृश्य, ये भी कंप्लीट हो गया है आज। और अब नेक्स्ट जो है वो हमारा प्रादेशिक परिदृश्य होता है, अब हम उसको पढ़ेंगे। अब उसको आराम से मैं तसल्ली से पढ़ूंगी क्योंकि यहाँ वाली जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा तो उसमें हम प्रादेशिक परिदृश्य की न्यूज़ को पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।